Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss the derivation of molecular velocities. इससे पहले मैं इन molecular velocities की जो distribution थी by Maxwell वो डिस्कस कर चुका हूँ। जो molecular velocities हैं बेटा वो तीन तरह की हो सकती हैं आपके पास। पहली जो है वो most probable velocity हो सकती है। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर वेलोसिटी बाय मैक्सवेल उसमें इसके ऊपर बात की थी। फिर आपके पास एवरेज मोलिकुलर वेलोसिटी हो सकती है और तीसरी जो है वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो सकती है। आज के इस लेक्चर में मैं इन तीनों वेलोसिटीज़ की डेरिवेशन के ऊपर बात करूंगा कि हम इसे डिराइव कैसे कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग जो मैक्सवेल की जो डिस्ट्रीब्यूशन की आपके पास जो वेलोसिटी के लिए जो उसकी इक्वेशन थी उस इक्वेशन को यूज़ करते हुए इन तीन तरह की वेलोसिटीज़ को हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं और असल में ये वेलोसिटीज़ क्या हैं, इनसे रिलेटेड फार्मूलाज क्या हैं, फिर इनकी टेम्परेचर के साथ और मैस के साथ जो आपके पास इनकी वेरिएशन है वो सारा कुछ जो है मैं अपने इन लेक्चर्स में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले जिस डेरिवेशन ऑफ मोलिकुलर वेलोसिटी पे मैं बात कर रहा हूँ वो एवरेज मोलिकुलर वेलोसिटी है। तो एवरेज मोलिकुलर वेलोसिटी पे जाने से पहले थोड़ा सा कुछ मैं आपको बता दूँ कि बेटा मेरे पास एक कंटेनर है, लेट्स से, ठीक है, उस कंटेनर के अंदर कोई n नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल मौजूद हैं, n नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल मौजूद है, ठीक है। नाउ इन n नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स के पास जो वेलोसिटीज़ हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। C1 हो सकती है, C2 हो सकती है, C3 हो सकती है, C4 हो सकती है, आपके पास C5 हो सकती है, ठीक है। मतलब डिफरेंट वेलोसिटीज़ हो सकती हैं। अगर आप इनके लिए एवरेज वेलोसिटी लेना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे जी, जो एवरेज वेलोसिटी होगी C एवरेज वो बराबर होगी किसकी जी, वेलोसिटीज पोजेस्ड बाय द इंडिविजुअल वेलोसिटीज पोजेस्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल, जो कि आपके पास क्या है जी, C1 है, C2 प्लस आपके पास C3 और अप टू सो ऑन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो है। आप ये इस रिलेशन से आप लोग जो है वो मालूम कर सकते हैं क्या जी, एवरेज मोलिकुलर वेलोसिटी जो कि n नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल के लिए हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपके पास ये सिंपल एवरेज मोलिकुलर वेलोसिटी मालूम करने के लिए आप इस फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। आप लोग एक्सप्रेशन डिराइव करना चाहते हैं जो एवरेज मोलिकुलर वेलोसिटी का है, जो कि हम मैक्सवेल की इक्वेशन से लेते हैं, तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन है आपके पास, ये मैं टॉप पे लिख देता हूँ, इसको मैं डिराइव भी करूँगा। वो एक्सप्रेशन क्या है बेटा, वो है कि एवरेज जो मोलिकुलर वेलोसिटी आपके पास में से सी से लिख सकता हूँ, ठीक है, वो बराबर होती है किसके जी, इट इज़ इक्वल टू √8RT/πm के बराबर होती है। तो ये कैसे आपके पास जो एवरेज मोलिकुलर स्पीड है या वेलोसिटी आपके पास, ये कैसे इस फार्मूला के बराबर होती है और इस फार्मूला को हम कैसे डिराइव करेंगे बाय यूजिंग द मैक्सवेल फार्मूलाज, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर वेलोसिटी में हमने पढ़ा था, ठीक है। इस फार्मूला से हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वी प्रोसीड फर्दर। कैसे बेटा, आप मालूम करना चाहते हैं क्या चीज़ जी, एवरेज मोलिकुलर स्पीड गैसियस मॉलिक्यूल की फ्रॉम द मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। तो याद रखें बेटा, जब भी आप लोग जो है एवरेज मोलिकुलर स्पीड निकालना चाहेंगे तो आपको एक कैलकुलस की इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा। क्या है जी, आप जिस चीज़ की भी जो एवरेज निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को, लेट्स से यहाँ पर मेरे पास मोलिकुलर स्पीड है, इसकी आप एवरेज मोलिकुलर स्पीड निकालना चाह रहे हैं, उस मोलिकुलर स्पीड को आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो मोलिकुलर स्पीड जो आपने मैक्सवेल की डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ी थी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोलिकुलर स्पीड पीसी, और फिर डेरिवेट कर देंगे इसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, डीसी, ठीक है। मतलब आपको ये फार्मूला कैलकुलस का यूज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मोलिकुलर स्पीड। यहाँ पर एवरेज मोलिकुलर स्पीड निकालना चाह रहे हैं तो वही जो स्पीड है इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द प्रोबेबिलिटी फैक्टर और फिर इस इक्वेशन को हम डेरिवेट कर देंगे अकॉर्डिंग टू द जो आप मालूम करना चाह रहे हैं, लेट्स से यहाँ पर एवरेज मोलिकुलर स्पीड है उसके मुताबिक, और इसी को फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन के लिमिट्स मैंने 0 to इन्फिनिटी क्यों रखी हुई है, क्योंकि
जो पॉसिबल मॉलिक्यूलर स्पीड हो सकती है आपके पास वो 0 टू इनफाइनाइट हो सकती है, ये रेंज हो सकती है आपके पास, ठीक है। तो ये कैलकुलस का फार्मूला आपने इनिशियली आपने यूज़ करना है। फिर से बता देता हूँ, इसमें ये एवरेज स्पीड है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है विद द प्रोबेबिलिटी फैक्टर, और फिर इसको डेरिवेट और इंटीग्रेट कर देना है जी अंडर द लिमिट्स। 0 टू इन्फिनिटी लिमिट्स क्यों नहीं है, रेंज है जो कि मॉलिक्यूलर स्पीड हो सकती है गैसियस मॉलिक्यूल की कंटेनर में मौजूद हैं, 0 से इनफाइनाइट टाइम्स इसकी रेंज हो सकती है, ये मैंने तब ली है, ठीक है। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ठीक है बेटा। मैं प्रूव ये करूंगा कि मॉलिक्यूलर जो एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड है 8RT/πm ये कैसे आती है फ्रॉम द मैक्सवेल इक्वेशन। तो अब आप क्या करें कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ पीसी, ये जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसी तरह से चलेगा आपके पास, ठीक है। ये आपके पास इसी तरह से नीचे आ गया, ये सी इधर आ गया, ठीक है। अब ये जो पीसी है ये कहाँ से, अगर आपको याद हो तो ये जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है ये असल में मैक्सवेल की इक्वेशन है 4πm/2πRT 3/2 डॉट ई mc²/2RT जो बोल्ट्जमैन फैक्टर था इसमें, ठीक है। आगे c² और dc, ये इक्वेशन में पहले डिस्कस कर चुका हूँ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी में। तो पीसी की वैल्यू सिर्फ मैंने यहाँ पर डाली, अगर आपको नजर आ रहा है देखें सी यहाँ पर है, सीधा उसी तरह से है, पीसी की वैल्यू वही जो मैक्सवेल की इक्वेशन थी वो आ गई आपके पास c² तक, और ये डीसी उसी तरह से नीचे उतरा है, ठीक है बेटा। तो इक्वेशन 1 जो है इस सूरत में आ गई है, सिर्फ पीसी की वैल्यू डाली है, डीसी भी अपनी जगह पर है, सी भी अपनी जगह पर है। आगे चलें तो आप देखें इस इक्वेशन में फिर ये सी उसी तरह से नीचे आया, ठीक है। 4π और फिर m2/RT 3/2 ये कांस्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो हैं वो इंटीग्रेशन और डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू सी देख रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है सी से रेलेवेंट, तो ये चीज़ कांस्टेंट हो गया। इसको मैंने जो इंटीग्रेशन है साइन ऑफ इंटीग्रेशन उससे बाहर लिख दी, ये कांस्टेंट है। अब देखें ये c² और ये c क्या हो गया जी, c³ हो गया, ठीक है। बाकी क्या है, ये चीज बाहर आ गई है e और mc²/2RT dc, ये इक्वेशन 2 है। ये मैं आपको बता दूं बेटा, जो इक्वेशन 2 है ये इंतहाई हमारे काम की इक्वेशन है, इसको आपने जहन में रखना है। आगे जब मैं ये सॉल्व करूंगा तो इसी इक्वेशन में दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिनकी वैल्यूज मैं डालूंगा, और फिर फाइनली हम कैलकुलेट कर लेंगे इस एक्सप्रेशन को। वो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन से हैं आपने जहन में रखने हैं, वो ये है c³ को मैं निकालूंगा, ठीक है, आगे कैलकुलेशन में, और dc को निकालूंगा। ये दोनों फैक्टर निकाल के फिर मैं इस इक्वेशन 2 में पुट करूंगा और फाइनली मेरे पास ये फिर एंड पे रिजल्ट आएगा। इक्वेशन 2 इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप देख लें मैंने इसको बॉक्स में बंद किया हुआ है, तो आपने इस इक्वेशन को जहन में रखना है। इसमें कौन से दो फैक्टर, c³ को मैंने निकालना है आगे मैथमेटिकल प्रोसीजर से, और dc को, dc की वैल्यू और c³ की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करूंगा, ये आपने अपने जहन में रखनी है। लेट जो x² है वो किसके बराबर है, हम ले लेते हैं जी mc²/2RT के बराबर ले लेते हैं। तो फिर ये जो फैक्टर है आप देख लें इसको mc²/2RT को, इसको हम मैं बराबर ले लेता हूँ किसके जी, x² के। तो आप इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन के अंदर ये वाला जो फैक्टर है आप इसे, मैं आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ, आप इसे यूं लिख सकते हैं e-x²। क्यों, mc²/2RT को हमने लेट करके किसके बराबर ले लिए जी, x² के बराबर ले लिया, आप इसे e⁻x² लिख सकते हैं, ठीक है। आप c² के लिए वैल्यू निकालें तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, 2RTx²/m, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या है 2RTx²/m, ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है, ठीक बेटा। आगे जाए आप देखें तो ये जो c² है इसको हम ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या है जी d/dx, आगे वही टर्म मौजूद है आपके पास, ये c² अपनी जगह पर है, ठीक है जी। ये वाला c² मैं इसको रेड से लिख देता हूँ। आगे फिर क्या है जी d/dx, इक्वल का साइन आ गया जी 2RTx²/m आ गया, ठीक। इसे सॉल्व करें तो क्या है 2c, और फिर क्या है जी dc/dx इज इक्वल टू व्हाट, 2RT/m। 2RT/m क्या है जी, ये कांस्टेंट था आपके पास, डेरिवेटिव जो है इसके ऊपर जब अप्लाई किया तो रिजल्ट क्या है 2x, और dx/dx जो है आपस में क्या हो गया जी, कट गया, तो हमारे पास रिजल्ट ये बचा 2c.dc/dx इज इक्वल टू 2RT/m 2x। इस इक्वेशन के ऊपर हमने प्रोसीजर, मैथमेटिकल प्रोसीजर लगाया और हमें ये चीज मिली। अब इस इक्वेशन को फर्दर प्रोसीड करते हैं तो क्या है
सी डॉट डी सी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2RTX बाई एम। ठीक है बेटा, तो आप देखें यहाँ पर क्या था आपके पास, ये सी कैसे आ गया, ये 2 भी है आपके पास और ये 2 भी है। मैं अगर इसको इस तरफ लेके जाता हूँ तो ये कट जाएगा ना, तो ये वाला 2 जो है इस तरफ से कट जाएगा आपके पास। ठीक है, इधर क्या बचा, आप देखें जी सी बच गया, तो ये सी मैंने उधर लिखा है। फिर क्या है जी, डी सी बाई डी एक्स अपनी जगह पर है, आगे क्या है 2RTX, आप देख सकते हो सामने 2RTX डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, सी डी सी बाई डी एक्स 2RTX बाई एम, ये 2 दोनों आपस में कट गए। मजीद देखें आगे क्या है बेटा, तो डी सी ये अपनी जगह पर आ गया। ठीक है, ये देखें नीचे उसी तरह से सी जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर जाके क्या हो गया जी आपके पास डिवाइड हो गया। इधर dx मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, तो उधर जाके क्या हो गया जी मल्टीप्लाई हो गया। इक्वेशन 3 आपके सामने आ गई। नाउ also we know that c square is equal to 2RTX square by m। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, अभी मैंने बताया था कि c square किसके बराबर हमने लिया है जी 2RTX square by m के। तो फिर c किसके बराबर हो सकता है, देखें जरा, इस तरफ भी रूट लें, इस तरफ भी रूट लें आपके पास, तो ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा आपके पास, तो c बच गया। आगे क्या है जी 2RT बाय m लिखते हैं। ठीक है जी, 2RT बाय m, इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो रूट के लिए आपने 1/2 इधर ये लिख दिया। ये x स्क्वायर था, तो स्क्वायर भी इस जब इस x के लिए हमने रूट लिया, इस x स्क्वायर के लिए रूट लिया, तो ये स्क्वायर उस रूट के साथ कट गया और इधर क्या बच गया जी x। तो आपके पास इक्वेशन 4 आ गई। ठीक है जी, इक्वेशन 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने जैसे कहा था कि मैं इक्वेशन 2 में c की वैल्यू पुट करूंगा, तो c की वैल्यू आ चुकी है, मैंने इसको बॉक्स में बंद किया हुआ है। इस इक्वेशन को, इस c की वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में लेके जाऊंगा, जिसे मैंने आपसे कहा था कि ये बड़ी अहम इक्वेशन है, इसको याद रखना है। अच्छा, आगे प्रोसीड करते हैं। तो डी किसके बराबर है जी 2RTX बाय m dx। ठीक है, ये देखें 2RTX बाय m और dx 1/c को मैंने अकेला कर दिया। ठीक है, देखें 2RTX अपनी जगह पर है, m अपनी जगह पर है, dx अपनी जगह पर है, तो 1 डिवाइडेड बाय c की वैल्यू पुट करनी है, तो c की वैल्यू क्या है जी 2RT बाय m होल पावर ये 1/2 आ गई, और x ये c की वैल्यू मैंने पुट कर दी जो कि यहाँ पर मौजूद था। इसे मैं इधर रेड में लिख देता हूँ। ठीक है जी, इसकी वैल्यू मैंने इधर ये पुट की है। आगे जाएं, तो इक्वेशन की सूरत क्या बनी है, डीसी अपनी जगह पर मौजूद है। ठीक है, इक्वालिटी का साइन मैंने लिखा 2RT बाय m। ठीक है, 2RT बाय m, और फिर क्या हुआ आपके पास बेटा, देखें जरा, तो आगे क्या है जी, ये डॉट, फिर क्या है जी 1/2RT। ठीक है, फिर क्या है आपके पास, ये देखिए इसकी पावर क्या थी आपके पास, इसकी पावर थी 1/2, तो 2RT की पावर 1/2 हो गया, m की पावर, ठीक है, इसकी पावर भी 1/2 थी, मैंने इसके लिए भी लिख दिया, m की पावर भी 1/2 थी, ये भी लिख दिया, और ये वाला dx इधर आ गया। ठीक है बेटा, x जो है आपस में कट गया। अच्छा, और इसको ठीक करके लिखते हैं, आप देखें जरा, 2 ये है, फिर RT है, m अगर नीचे है, इसको मैं ऊपर करके लिखूं तो m की पावर क्या हो जाएगी, ये इनवर्स में आ जाएगा, -1 हो जाएगी, 2 की पावर भी 1 है, r की पावर भी 1 है, t की पावर भी 1 है। यहाँ पर आप देखें तो m जो है वो थर्ड आपके पास पॉइंट पे है। ठीक है, थर्ड डिवीजन पे आपके पास, तो ये जब ऊपर गया आपके पास, तो फिर क्या हो गया जी m 1/2 आ गया। 2RT जो है यहाँ पर था, जब इसको मैंने ऊपर लेके गया, तो इसकी पावर भी क्या होगी जी इनवर्स -1/2 होगी, dx अपनी जगह पर है। नाउ और मजीद आगे बढ़ते हैं, देखें जरा, 2 की पावर उसी तरह से नीचे, r की पावर, t की पावर लिखी हमने m। ठीक है, ये देखें बेस सेम है, पावर क्या होगी जी ऐड होगी। ठीक है, इसका आप एलसीएम ले लें 2, तो इस तरफ क्या बचा -2 + 1 बच गया। ठीक है, आगे देखें क्या है, ये m जो था इसकी बेस सेम थी, पावर को ऐड करके m ये मैंने लिख दिया। 2 की पावर क्या है आपके पास जी -1/2, क्योंकि होल में ये r की भी ये होगी, और t की पावर भी आपके पास क्या है जी -1/2, और dx उसी तरह से। अब 2 वाली जो पावर्स हैं उनको एक साथ लिखते हैं, 2 की पावर 1 है, तो इधर 2 की पावर -1/2 ये आ गया। r की पावर 1 है आपके पास, यहाँ पर ये देखें ये वाला r, तो इस तरफ r की पावर -1/2 है, तो ये r फैक्टर एक जगह पर हो गया। t फैक्टर देखें तो t की पावर 1 है इधर, तो आगे t की पावर -1/2 है, ये t फैक्टर एक जगह पर हो गया। बाकी क्या बचा m, तो m की पावर क्या होगी जिसको सॉल्व करें, तो -1/2 dx आ गया। ठीक है बेटा, आगे देखें क्या होता है जी, देखें 2 है, इसकी बेस अब सेम है, तो आप पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, आप एलसीएम ले, एलसीएम 2 आएगा, सॉल्व करें तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है,
1 माइनस 1/2, ठीक है, आप सॉल्व करें तो वही वही रिजल्ट है, 1 माइनस 1/2, तो रिजल्ट 1/2, 1 माइनस 1/2, तो रिजल्ट क्या है जी 1/2 आ गया, ठीक है, यहाँ तक ये चीज होगी। अब जब देखें m जो है -1/2 है, अगर इसको मैं डिवीजन में नीचे लिख दूं तो m जो है +1/2 हो जाएगा, और dx उसी तरह से, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज थी, dc थी, ठीक है, इसे समझ लें, ये आपके पास क्या था जी, dc था, ठीक है, जो कि नीचे उतर रहा है। तो आगे क्या होता है, आगे फर्दर इक्वेशन किस तरफ को जाती है, मैंने कहा था कि मैं c को और dc को मालूम करूंगा और इक्वेशन 2 में पुट करूंगा, तो c मालूम हो चुका है, dc को फर्दर और मालूम करते हैं। नाउ डीसी के लिए इक्वेशन को और ठीक करते हैं बेटा, तो डीसी क्या लिखा हुआ है मैंने, आप देखें, डीसी इज इक्वल टू व्हाट जी 2RT/m होल पावर क्या है जी 1/2 dx। आप इसी इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे सकते हैं। अब ये कैसे आई है बेटा, आप देख लें, तो 2 के ऊपर भी आपके पास और r और t, ठीक है, इन तीनों चीज़ों के ऊपर जो पावर थी आपके पास वो 1/2 थी, m के ऊपर भी पावर क्या थी जी 1/2 थी, ठीक है, आपके सामने आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इनके ऊपर होल पावर क्या लिख दी जी 1/2 लिख दी है, ठीक है, आपको नजर आ रहा है, होल पावर कर दी है, बाकी को ये 2RT/m और dx आ गया, ये इक्वेशन 5 होगी, ठीक। अब डीसी फाइनल इक्वेशन की सूरत में आ गया है। इन इक्वेशंस को जो कि आपके पास इक्वेशन 4 और 5, इक्वेशन 4 में क्या है 2RT/m की होल पावर क्या है 1/2 x, और इक्वेशन 5 आपके सामने, इनको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था। इक्वेशन 2 क्या थी बेटा, कि उसमें आपके पास इक्वेशन 2 शुरू कहाँ से हो रही थी, इसे चले मैं u4 लिख देता हूँ, ठीक है जी। इक्वेशन 2 में यह था कि c जो एवरेज स्पीड है वो किसके बराबर थी जी 4 पाई और m/2 पाई RT 3/2 कांस्टेंट फैक्टर था। फिर ये आगे चीज थी 2RT/m 1/2 x होल क्यूब। अब ये कहां से आया देखें, इक्वेशन 2 में आप देख लें बेटा, तो वहां पे c क्यूब है, तो मैंने जब c की वैल्यू डाली है, c की वैल्यू ये है 2RT/m 1/2 और ये x और ये x, तो उसका होल क्यूब आ गया, क्योंकि इक्वेशन 2 में c की ऊपर क्यूब है। आगे e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये मैंने बताया था ये माइनस एक्स स्क्वायर कैसे आया, ठीक है। फिर dc की वैल्यू डालिए, dc की वैल्यू आपके सामने है 2RT/m होल पावर 1/2 dx आ गया, ठीक। अच्छा, ये c नीचे इसी तरह से साथ उतरता जाएगा, ठीक है जी। ये कांस्टेंट फैक्टर है आपके पास, इसके ऊपर कोई मैथमेटिकल प्रोसीजर नहीं हो रहा है, इसे मैं बाद में इंक्लूड कर दूंगा, फिलहाल इसके ऊपर फोकस कर देते हैं। इसे आप जहन में रखें, नीचे मैं इसको दोबारा से लाऊंगा, ठीक है बेटा। मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, अपनी आसानी के लिए इसको थोड़ी सी देर के लिए इस इक्वेशन से बाहर रखता हूँ, ठीक है जी। मतलब ये यहाँ पर मौजूद है, आगे इसको कंसिडर करूंगा, सॉल्व यहाँ से आगे करता हूँ इक्वेशन को। साइन ऑफ इंटीग्रेशन है 0 टू इन्फिनिटी आपके पास 2RT/m, ये देखें जी आपके पास, इसको मैंने अलग कर दिया, एक्स क्यूब हो गया और इसकी पावर क्या होगी जी 3/2 होगी, ठीक है, एक्स क्यूब हो गया, ये वाला एक्स क्यूब हो गया। बाकी इक्वेशन उसी तरह से e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर 2RT/m होल पावर 1/2 dx आ गया, ठीक। मजीद आगे जाए तो एक्स क्यूब ये आ गया, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और dx आ गया। अब आप देखें 2RT/m, तो ये भी क्या है 2RT/m, ये बेसिस क्या है आपके पास सेम है, तो इनकी पावर 3/2 और 1/2 क्या होगी जी ऐड होगी, dx अपनी जगह पर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, जब ये ऐड हुई इसे आप सॉल्व करें, ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट क्या है बेटा 2RT/m होल स्क्वायर हो गया आपके पास, ठीक है। इसको मैंने इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिखा, कांस्टेंट टर्म है आपके पास एक्स क्यूब, फिर नीचे उतरा उसी तरह से e पावर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx आ गया, ठीक है। नाउ आप देखें बेटा, तो ये जो फैक्टर है ये वाला, इसको मैंने आगे साइड पे करके लिखा है आपके लिए, ये एक्स क्यूब रेड में, ठीक है, e पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अगर आप इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको सॉल्व करें तो इसका रिजल्ट 1/2 आता है, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाला जो पूरा आपके पास इस इक्वेशन में, ये वाला जो आपके पास है, ये लंबा प्रोसीजर है, आप मैथमेटिकल प्रोसीजर लगा के इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, तो इसका रिजल्ट 1/2 आएगा। मैंने डायरेक्ट इसको लिखा है यहाँ पर, ठीक है बेटा, ये 1/2 के बराबर होता है। तो इक्वेशन क्या सूरत है, इसको आप याद रख लें, लंबे प्रोसीजर में जाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से सी नीचे उतर रहा है, ये वाला 2RT/m होल स्क्वायर, इसका रिजल्ट जो है वो 1/2 के बराबर है। इसे आप इक्वेशन 6 का नाम दे दें। मैंने कहा था कि मैं इंक्लूड करूंगा वो जो कांस्टेंट था नीचे दोबारा से c, जिसको हमने अपनी आसानी के लिए, क्योंकि वो इक्वेशन लंबी हो रही थी तो इस वजह से मैंने इसको छोड़ दिया था, 4 पाई m/2
2 पाई आर टी 3/2 2 आर टी बाई एम होल स्क्वायर 1/2। ठीक है, ये उसी तरह से नीचे आ गया, ये उसी तरह से नीचे आ गया, ये टर्म मैंने छोड़ी थी दोबारा से इंक्लूड की। अब इसमें थोड़ा सा गौर करने आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 2-4 स्टेप्स हैं, फिर हम फाइनल रिजल्ट्स पे पहुंच जाएंगे। देखें ये यहाँ पर आपके पास क्या है जी 4 है, तो ये इस 4 को मैं अगर काट दूं इस 2 के साथ तो इधर क्या बच जाएगा 2 पाई बच जाएगा। ठीक है, एक बात आगे जब मैं लिखूंगा तो 2 पाई आएगा वो। फिर आप देखें बेटा, तो यहाँ पर पाई है, ये पाई अपनी जगह पर होगा। इस पाई को अगर मैं इस ब्रैकेट से बाहर लिखूं तो 1/पाई और फिर पाई की पावर क्या होगी 3/2 होगी। ठीक है, तो एक इस 2 को मैंने काटा है तो ये 2 पाई हो गया और पाई को बाहर लिखूंगा। आप देखें तो रिजल्ट क्या है जी, जो एवरेज स्पीड है आपके पास, ठीक है, ये यहां से आ गया 2 पाई कैसे आए, इसके काटने की वजह से आए। ठीक है, 1 पाई बाई की पावर 3/2, इस पाई को मैंने बाहर करके लिखा है, बाकी वही m/2 RT, तो m/2 RT होल पावर 3/2, आगे वही टर्म है m/2 RT -2। अब ये कैसे हो गया है, इसे भी आप देखें, मैंने इसको उल्टा किया है, m को ऊपर किया है 2RT को नीचे किया है, तो m ऊपर गया 2RT नीचे हो गया, तो पावर भी क्या होगी जी इनवर्स होगी। तो इस इक्वेशन में आप देख लें 2 को काटा है इसके साथ और पाई को बाहर लिखा है और इसको उल्टा किया है, तो रिजल्ट ये आया। आगे इसी तरह से प्रोसीड करेगा बेटा, आप देखें तो 2 उसी तरह से नीचे आया आपके पास। ठीक है, अब आप देखें जी पाई है तो पाई की पावर क्या है जी 1, और ये वाला पाई जब मैं ऊपर लिखूंगा तो इसकी पावर आ जाएगी -3/2, m/2 RT अपनी जगह पर, ये 3/2 और फिर क्या है आगे जी -2। ये कैसे हुआ है, बेसिस सेम है, पावर क्या होगी जी ऐड होगी आपके पास, तो 3/2 -2 हो गया आपके पास। आप इसे सॉल्व करेंगे, मजीद आगे क्या आएगा 2 इसी तरह से नीचे उतरा, ये भी आपके पास बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी, तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व करें तो -1/2 आ गया। ठीक है, इसका आप एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये -1/2 आ गया। अब थोड़ा सा आपने गौर करना है जी, ये 2 है, इस 2 को मैं लिख सकता हूं कि 4 का जो रूट होता है आपके पास वो 2 के बराबर होता है, तो 4 रूट मैं लिख सकता हूं, ये वापस आगे वही 2 देगा, तो इस 2 को मैंने इस सूरत में लिख दिया, 4 का रूट लिख दिया। ठीक है जी, आगे क्या है बेटा देखें, पाई को मैं अंदर ले गया हूं। ठीक है जी, पाई को अंदर ले गया हूं और इसको मैं अब दोबारा से मैंने इसको उल्टा किया है। ठीक है, पाई को अंदर ले जाके इसको दोबारा से मैंने उल्टा कर दिया, तो आप देखिए क्या हो गया जी 2RT पाई बाई एम, पाई की पावर भी ये थी, इसकी पावर भी ये थी, तो होल पावर 1/2 सबकी आ गई। ठीक, मजीद आगे जाए तो 4 की पावर भी 1/2 है और इस फैक्टर की पावर भी 1/2 है, तो आप 4 को भी अंदर में ले जा सकता हूँ, 4 की और इस सारी टर्म की पावर 1/2 आ जाएगी, तो 4 2 क्या हो जाएगा 8, तो 8RT आ गया डिवाइडेड बाय पाई एम, और ये स्पीड बच गई जी, एवरेज स्पीड किसके बराबर आ गई जी 8RT बाय पाई एम के बराबर आ गई। आप इसे यूं भी लिख सकते हैं कि जो एवरेज स्पीड है वो बराबर होगी किसके जी 1.59, और रूट में क्या होगा जी आपके पास जी RT बाय एम, ये आपके पास होगा क्या जी, ये फाइनल इक्वेशन हो सकती है। तो यही मैंने एवरेज स्पीड का फार्मूला एक्सप्रेशन डिराइव करनी थी, ये कैसे डिराइव हुआ सब कुछ आपके सामने है। हमने मैक्सवेल की जो इक्वेशन थी उसको यूज करते हुए ये फार्मूला हमने डिजाइन किया। आगे आने वाली जो वीडियो इसमें हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के डेरिवेशन के ऊपर बात करेंगे और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की डेरिवेशन के ऊपर बात करेंगे।